गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम हिंदी में जैव अणु भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैव अणु जीवों में पाए जाने वाले आणविक घटक है ना। तो जीवन की जिससे हमारा शरीर की जिनकी चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें जैव अणुओं के अंतर्गत आती हैं। तो जैव अणु में हमको कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चार कौन चीज़ें ही पढ़नी रहती है। क्या क्या पढ़ना रहता है? पहला पढ़ना रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, पहला रहता है कार्बोहाइड्रेट है ना। दूसरा आपका रहता है प्रोटीन्स है ना। थर्ड आपका आता है विटामिन्स या विटामिन्स। और सबसे लास्ट जो आता है, जो हमको पढ़ना है, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो ये कंटेंट्स ही हमको पढ़ने हैं। अब इस कंटेंट्स को हमको डीपली अगर देखना है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में अंदर आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के उसके टाइप वगैरह देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं। तो ये कैटेगरीज में हम इसको बांटेंगे है ना। ये हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो जाएगा ऑलिगोसैकेराइड्स और थर्ड हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सैकेराइड्स हैं, ठीक है, शुगर फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको जनरली आपको ध्यान देना है। मैंने आपको कुछ नेम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमको क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें हमारे जो मेन कंटेंट्स हैं वो क्या क्या है जो हमको पढ़ने हैं। तो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर ही ये मटेरियल्स रहेंगे। लेकिन हमारे क्या क्या नाम है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज है ना। ये दोनों आ जाएंगे किसमें? ये कैटेगरी में आएगी, मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आएगी। ये मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में आएगी। दूसरा जो हमारा आ जाएगा आपका सुक्रोज, फिर आपका आ जाएगा माल्टोज और आ जाएगा आपका लैक्टोज। ये तीन जो है ये आपका डाइसैकेराइड्स की कैटेगरी में आएगी, डाइसैकेराइड्स की कैटेगरी में आएगी, डाइसैकेराइड्स में आएगा। मतलब डाइसैकेराइड जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स का ही टाइप है। ओलिगोसैकेराइड जो है वो तीन टाइप के होंगे। तो उन तीन टाइप में आपका ड्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स वगैरह आते हैं। तो हमने जो कोर्स है हमारे जो सिलेबस में है वो डाइसैकेराइड्स को ही हमको कवर करके चल रहा है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बाद थर्ड हमको कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नाम पढ़ना है। एक पढ़ना है स्टार्च और दूसरा पढ़ना है सेल्यूलोज और एक पढ़ना है ग्लाइकोजन। तो ये जो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन है ये पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आएगा। पॉलीसैकेराइड्स की ये कैटेगरी में आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमको इन सभी चीज़ों को क्या करना है, कवर करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब क्या थे? ये कार्बोहाइड्रेट्स के आपके टाइप्स में आते हैं। आप इसको ध्यान से देख के समझ लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, इतने चीज़ों को हमको क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद आपका बचता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में आपको क्या क्या कवर करके चलना पड़ेगा? प्रोटीन्स में अपने को क्या क्या कवर करना है? देखिए, प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। मतलब एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, बार बार कॉम्बिनेशन से आपका क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन्स फॉर्म होता है। तो प्रोटीन्स हम जब भी पढ़ें तो इसमें हमको सबसे मेन पढ़ना है एमिनो एसिड्स पढ़ना है। एमिनो एसिड्स के बाद हमको पढ़ना है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या पढ़ना है? पेप्टाइड बॉन्ड। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जिस प्रकार मैंने प्रोटीन्स के लिए यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का यूज किया है, ठीक उसी टाइप से आपको जब कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़े तो कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने के लिए, हेल्ड टुगेदर करने के लिए आप वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का यूज करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो उसमें एक छूट गया था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो प्रोटीन्स में हमको पढ़ना एमिनो एसिड,
पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद उसके टाइप्स, जैसे सब मोनो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड वगैरह बनाएंगे। उसके बाद हमको एमिनो एसिड्स में एक टॉपिक पढ़ना है, लास्ट टॉपिक एमिनो एसिड का, ज्विटर आयन। क्या पढ़ना है? ज्विटर आयन। और एमिनो एसिड जब हम पढ़ें तो एमिनो एसिड के दो टाइप हो जाएंगे, है ना। एक होगा एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। एक आएगा एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा आएगा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, है ना। ये हमारे किसके कंटेंट्स हो गए? जब आप प्रोटीन्स को पढ़ें तो प्रोटीन्स के आप इतने कंटेंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, ये कंटेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन का कंटेंट्स हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स में आता है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे विटामिन्स का या विटामिन्स का, कि विटामिन्स क्या होता है और विटामिन्स में हमको कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करके उसकी पढ़ाई करनी है। तो जो विटामिन्स होता है या जो विटामिन्स होता है, जो विटामिन्स है उसमें हमको पढ़ना है विटामिन का डेफिनेशन, मतलब उसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखना है कि विटामिन्स क्या है और विटामिन्स और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है ना। प्रोटीन और विटामिन बोलते हैं ना, हम विटामिन ले रहे हैं, कोई बोलता है प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन दोनों का कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी तो होगी। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम इसमें देखेंगे। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन्स डिफरेंट टू विटामिन्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है विटामिन्स के प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन के प्रकार। क्या पढ़ना है? विटामिन्स के प्रकार, या इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स या विटामिन्स, टाइप ऑफ विटामिन्स या टाइप ऑफ विटामिन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप में जो आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगा फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होगा जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसमें जो फैट सॉल्युबल है इसमें आएगा आपका आएगा ADEK, एडेक, है ना। और वाटर सॉल्युबल में आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स है, या विटामिन बी और आपका विटामिन सी। विटामिन ये तो इसको आप इतने रखिए, आपको ज़्यादा डिस्प्ले में ही जाना है। आपका ये कंटेंट्स में विटामिन देखनी है, उसकी डेफिनेशन देखनी है और उसके टाइप्स देखने हैं, और किस विटामिन का सोर्स क्या है, कौन सा विटामिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है ना। और हर विटामिन का क्या देखना है अपने को? केमिकल नेम देखना है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। विटामिन बी का क्या होगा? तो विटामिन बी का नाम जो है थायमीन है। विटामिन सी का नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल, है ना। तो इस टाइप से हमको हर विटामिन के सोर्सेस, हर विटामिन का केमिकल नाम और हर विटामिन की डिफिशियंसी या उसकी कमी से होने वाले डिजीज को देखना है। तो ये हो गया हमारा विटामिन में हमको इतनी चीज़ों को क्या करना है? कवर करना है। अब स्टूडेंट्स बात ये आता है कि विटामिन के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विटामिन के बाद जो अगला हमारा टॉपिक चलता है वो लास्ट टॉपिक है ना। वैसे एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड के बाद एक टॉपिक है हार्मोन्स भी है, लेकिन कभी उसने बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। मैं आपको जनरल बता दूंगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, और हार्मोन्स में हमको सेक्स हार्मोन्स पढ़ने हैं, एक ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ने हैं, तो उसके बारे में मैं जनरल आपको जानकारी दे दूंगा। तो न्यूक्लिक एसिड अगर हम कंटेन करें, क्या न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, नाभिकीय अम्ल, है ना। अब इसमें हमारा जो कवर करेगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, वो क्या पूछेगा? सबसे पहले आप डीएनए और आरएनए का दिमाग में जहन में लाइएगा, है ना। उसके बाद हमको पूछेगा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड,
साइट, ये पूछेगा। तीसरा पूछेगा डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, डीएनए एवं आरएनए में अंतर पूछेगा, है ना। तो अंतर में ही आपको डीएनए मतलब वो सब समझ में आ जाएगा कि किसमें फास्फोरिक, मतलब ये जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे ना तो आपको मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो है डिफरेंस क्या होता है और उस डिफरेंस को हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो क्या होगा, जैसे अपन बोलेंगे डीएनए, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, तो इसमें कौन सी शुगर होगी, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। आरएनए में कौन शुगर, नाम से क्लियर होगा राइबोज शुगर होगी। तो शुगर के साथ साथ भी और भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, किसमें, आपके न्यूक्लिक एसिड्स में, तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक राइबोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजिनस बेस है। तीन चीज़ों को मिलकर बनती है और उन तीनों चीज़ों में अगर तीनों चीज़ें हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड आएगी, और तीन में से अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट हो जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड आएगी। तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका यही कंटेंट्स पूछता है। अब मैं आपको थोड़ी सी हार्मोन्स के बारे में बता दूं, जो कि किसी किसी किताब में पीछे में थोड़ा सा दिए भी रहता है इस चैप्टर के लास्ट में, है ना। तो मैं मान सकता हूं कि पांचवा जो है वो आपका क्या है, हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स में मोस्टली आपको पढ़ना है सेक्स हार्मोन संबंधी, लैंगिक हार्मोन्स या लिंग हार्मोन्स पढ़ना है। तो जिसमें आपका मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, है ना। एक पढ़ना है आपका मेल हार्मोन्स और एक पढ़ना है आपका फीमेल हार्मोन्स। आया बात समझ में, एक मेल हार्मोन और एक फीमेल हार्मोन्स। तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि हार्मोन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक सब्सटेंसेस है ना, और ये शरीर में क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं, ग्रोथ का भी काम करते हैं, कंट्रोल का भी काम करते हैं, और ये मास्टर ग्लैंड से निकलने वाले होते हैं। और साथ ही साथ इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे ग्रोथ और हमारे मेंटेनेंस के साथ साथ हमारी जो सेक्सुअली जो हमारी लैंगिक कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, हमारे हार्मोन्स करते हैं। मेल के हार्मोन्स आपको देखने हैं, तो मेल के कुछ हार्मोन्स आप याद रख लीजिए। जैसे आपका मेल हार्मोन्स में आपका आ जाएगा, है ना, एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन। एक आएगा टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब आएगा। फीमेल में क्या आ जाएगा, तो फीमेल में आएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। उसके बाद आपका आएगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद आपका एक और हार्मोन्स आएगा, क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। तो ये सब क्या है, फीमेल के हार्मोन्स हैं। तो मेल के हार्मोन्स और फीमेल के हार्मोन्स ये आपके कोर्स में उतना ज़्यादा डीपली से नहीं है, लेकिन जनरल आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये हार्मोन्स भाई है क्या, कहाँ से निकलता है, हार्मोन्स के लक्षण क्या होते हैं, शरीर में क्या क्या परिवर्तन लाते हैं और कहाँ से निकलते हैं, और हर हार्मोन्स का जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसका मेल में क्या रोल है और उसका फीमेल में क्या रोल है। तो ये हुआ इस पार्ट का एक मोटे मोटे तरह से रिव्यू हो गया कि हमको इस पार्ट के अंतर्गत इतनी सारी कंटेंट्स को क्या करना है, कवर करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में सबसे मेन आता है डेफिनेशन और स्ट्रक्चर। मेन खेल है इस पार्ट में डेफिनेशन और स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले जब हमारा जो पहला जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा कार्बोहाइड्रेट से, है ना। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन सबसे पहले आप याद रखें कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में, या तो स्वीट शुगर भी बोलते हैं इसको, स्टार्च को अगर छोड़ दिया जाए, स्टार्च को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सभी आपके स्वीट शुगर्स के अंतर्गत आते हैं। रही बात ये कि कार्बोहाइड्रेट में हमको स्ट्रक्चर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार प्रोटीन में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में भी एक बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था पेप्टाइड बॉन्ड है। उसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स में भी एक बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले ग्रुप होते हैं और इनके जल अपघटन करने से ये है ना सिंपल मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, है ना। मोनोसैकेराइड से और छोटा सैकेराइड्स नहीं होगा तो जल अपघटन करने के बाद ये मोनोसैकेराइड देते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन इज द कंपलसरी, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कंपलसरी इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी है तो मतलब उसमें फ्री होगा। किसी किसी कार्बोहाइड्रेट का केस अगर आप देखेंगे तो उस केस में आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है वो कभी कभी फ्री भी होता है और कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोथ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर सो कंपलसरी इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया तो मैंने आपके 3 टाइप बताया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन देने के बाद आप लिखेंगे इसका प्रकार में, पहले लिखेंगे मोनोसैकेराइड, दूसरा आएगा आपका ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा आपका आ जाएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका और ज्यादा जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, दैट आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि इसके अंतर्गत आपका बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे। एक आएगा डाइसैकेराइड जो हमको पढ़ना है, एक आएगा ट्राइसैकेराइड, एक आएगा टेट्रासैकेराइड। तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है ना, हमको डाइसैकेराइड्स ही पढ़ना है। तो ओलिगोसैकेराइड्स में 3 चीजें आती हैं, तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, मतलब जिसका जल अपघटन करने के बाद अगर वो 2 मोनोसैकेराइड देंगे तो वो डाइसैकेराइड्स होंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद या जल अपघटन करने के बाद अगर वो 3 मोनोसैकेराइड देंगे तो वो ट्राइसैकेराइड्स होंगे, 4 देंगे तो टेट्रासैकेराइड होंगे, ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये हुआ कि जिनके जल अपघटन से बहुत सारे मोनोसैकेराइड बनते हैं, गिनती भी नहीं है उनकी, अनलिमिटेड बनेगा। पॉलीसैकेराइड में जब हम किसी भी पॉलीसैकेराइड्स को लेते हैं और इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि इनके जल अपघटन करने के बाद हमको इतने ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो काउंटेड नहीं किया जा सकता है, दैट लाइक पॉलीमर्स, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब आपका जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे इसके पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको याद रखना है कि कौन सा मोनोसैकेराइड्स है, कौन सा ओलिगोसैकेराइड्स है, कौन सा पॉलीसैकेराइड्स है। अब बात आता है कि इतना पढ़ने के बाद, है ना, एक आता है आपका एनोमर और एक आता है रिड्यूसिंग शुगर्स, एनोमर्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे, जैसे एनोमर्स क्या हैं, एपिमर्स क्या हैं, है ना, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, जिसको हम हिंदी में अपचाई शर्करा बोलते हैं थोड़ा, है ना। आप दोनों मीडियम को देखिए, कवर करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे में एक्चुअली मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर्स, एपिमर्स, एनोमर्स, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ें तो इन टर्म्स को भी आप याद रखते चलें, ठीक है। पहला एक टर्म्स इतना पढ़ने के बाद एक पढ़ना है आपको एनोमर, है ना, एक पढ़ना है अपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एनोमर्स। एनोमर्स को देखने का ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनोमर्स का मतलब है कि इसमें कार्बन का जो विन्यास होता है ना, आपको कार्बन का जो विन्यास होगा उसमें कार्बन में जो आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज होगा उसमें 6 कार्बन होंगे। तो उन 6 कार्बन्स में, है ना, उन 6 कार्बन्स में आपका जो चेंजेस आएगा, क्या आएगा, चेंजेस। अगर कार्बन 1 में बदलाव आता है, विन्यास में चेंजेस आता है, तो उसे हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। आप लिखेंगे कि जिसमें कार्बन 1 के विन्यास में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। अब आता है ये अपचाई शर्करा क्या है। देखिए अपचाई शर्करा का मतलब ये होता है ना, जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग सोल्यूशन, 2 केमिकल्स होते हैं, टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग सोल्यूशन, है ना। तो जो इन अभिकर्मकों को रिड्यूस कर दे, मतलब जो इसको रिड्यूस कर दे, इन केमिकल्स को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, और जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो। देखिए जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में आपका जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है वो फ्री है,
है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि सुक्रोज के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि जो सुक्रोज होगा, तो सुक्रोज इज द फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसमें आपका कंफ्यूजन है कि उसमें ग्लूकोज भी है फ्रक्टोज भी है, तो कंफ्यूजन ये है कि इसमें या तो ग्लूकोज का काम ज़्यादा होगा या तो फ्रक्टोज का काम ज़्यादा होगा। तो सुक्रोज को अपन क्या बोलेंगे, सुक्रोज जो हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा और सुक्रोज को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो सभी आपके क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, अपचाई शर्करा होंगे। थोड़ी टर्म्स हैं, आपको इसको भी ध्यान दे चलना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो दो नाम को आप खासकर ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो हम स्टार्ट करते हैं, एक पढ़ेंगे ग्लूकोज और एक पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला CHO और यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1 पोजीशन, यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 2 पोजीशन। ग्लूकोज में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और फ्रक्टोज में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फ्रक्टोज में यहाँ पर आपका कीटोन ग्रुप है। तो अगर एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है तो ग्लूकोज को अपन एक नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एल्डोज। 6 कार्बन होते हैं इसलिए ग्लूकोज का दूसरा नाम होगा क्या, हेक्सोज। उसी टाइप से फ्रक्टोज में 6 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, एल्डोज है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कीटोज। क्या नाम होगा, कीटोज, क्योंकि इसी कीटोनिक ग्रुप है। हेक्सोज ये भी है, हेक्सोज ये भी है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डो हेक्सोज और इसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज। समझ आ रही बात। अब तो ये 6 कार्बन वाला आ गया। अगर मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन होता तो आप क्या बोलते, पेंटोज। 4 होता तो टेट्रोज, 3 होता तो ट्रायोज। समझ में आ रही मेरे बात। अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज। कीटोन होता तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज। ऐसे करके इसका हम क्या करते, नाम बोल देते। अब इसके बाद हमारा आता है कि जो आपका एल्डिहाइड है उसमें आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनाने के तरीके। तो ग्लूकोज को 2 तरीके से बनाया जाता है। ग्लूकोज को बनाने के तरीके तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने की विधि। तो ग्लूकोज बनाने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप क्या करिए, पहला तरीका है सुक्रोज का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं आपको, सुक्रोज का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये 2 तरीके, इन 2 तरीके से हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। तो आप देखेंगे सुक्रोज का फार्मूला, सुक्रोज का होता है C22H22O11। ये शक्कर का फार्मूला है, केन शुगर बोलते हैं इसको, केन शुगर, केन शक्कर। जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो वाटर मिलाने से C6H12O6 प्लस C6H12O6 गिन लीजिएगा, इतना आएगा। तो इसमें एक रहेगा ग्लूकोज रहेगा और एक क्या रहेगा आपका, फ्रक्टोज रहेगा। दूसरा आता है स्टार्च में, स्टार्च का फार्मूला है आपका C है ना, C6H10O5 है ना। तो आप जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे आप देखेंगे ग्लूकोज का क्या C6H12O6 था, तो जैसे आप स्टार्च में पानी मिलाएंगे तो C6H12O6 बन जाएगा। तो ये ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। तो ये एक तरीका है ग्लूकोज बनाने का। अब आता है ग्लूकोज के पक्ष में प्रमाण, है ना। ग्लूकोज के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के पक्ष में कुछ प्रमाण है कि ग्लूकोज क्या क्या काम करता है। एक चीज़ बात ये आती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है ना, लेकिन ये वो एल्डिहाइड नहीं है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम जैसे पढ़ते हैं ना एल्डिहाइड, एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, बेंजील्डिहाइड वगैरह पढ़ते हैं, तो वो एल्डिहाइड अलग है, ये एल्डिहाइड अलग है, ठीक है। उसका रिएक्शन अलग अलग केमिकल से होता है, इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्वीट केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आता है कि ग्लूकोज के पक्ष में प्रमाण से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ग्लूकोज का जो एविडेंस आएगा कि ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहते हैं।
तो ग्लूकोज का जो रिएक्शन देखेंगे, तो अपन जब ग्लूकोज के रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्लूकोज क्या क्या कर सकता है। तो उसके रिएक्शन में पहला करेंगे उसका, एक बार करेंगे इसका नाइट्रिक एसिड से, एक बार करेंगे ब्रोमीन वाटर से, एक बार करेंगे आपका HI से, एक बार करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से, और एक बार करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये 5 केमिकल्स का मैं आपको यूज करके बताऊंगा, है ना, कि ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहते हैं, और ग्लूकोज के पीछे मतलब ग्लूकोज को प्रमाण करने के लिए कि ग्लूकोज क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, एडिशन कैसे करेगा, एलिमिनेशन कैसे करेगा, है ना। जैसे आपको पढ़े हो ना कि एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जब किसी के साथ किसी का रिएक्शन होता है। तो ग्लूकोज की भी कुछ ऐसी ही रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज के यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। देखते जाइए, यहाँ पर आपका 6 कार्बन कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लास्ट में लिखिएगा CH2OH, और यहाँ पर सब जगह HOH कीजिएगा, HOH, यहाँ पर भी आपका H, यहाँ पर आपका OH। याद रखिएगा 3 नंबर पे आपका यहाँ OH आएगा, यहाँ पर H आएगा। ये आपको बदलाव याद रखना है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज में जो 3rd नंबर कार्बन होता है वहाँ पर क्या होता है, चेंजेस आता है एपिमेराइजेशन के कारण ग्लूकोज और मेनोज के स्ट्रक्चर में। इसलिए यहाँ पर रिटेंशन में अगर मैं ऐसा HOH कर देता तो ये मैनोज बन जाता। क्या बन जाता, मैनोज। इसलिए मैंने मैनोज और ग्लूकोज को थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब ये ग्लूकोज तो बन गया, अब इस ग्लूकोज की सभी के साथ रिएक्शन होगी। याद रखिएगा कि ग्लूकोज का, है ना, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। आप देखेंगे CHOH कितने बार है, तो CHOH 1 2 3 4, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये बन गया CH2OH। समझ में आ रही है। अब ये तो हुआ ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन गया। कब, जब इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन वाटर है वो भी एक प्रकार के ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स के एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक में चेंज कर रहा है। अब मैं आपको इसको पूरे डिटेल से बता दूं। मैंने एक रिएक्शन बता दिया किसका, ब्रोमीन वाटर से। अब मैं आपको ब्रोमीन वाटर के अलावा जो जो चीजें बची हैं उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। मैंने बीच में यहाँ ग्लूकोज लिख देता हूं, है ना। यहाँ पर CHO, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर OH, फिर आपका C 3 नंबर में चेंज, OH, देन H, फिर बाकी H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर CH2OH। अब देखिएगा मैं चारों तरफ से 4 कर रहा हूँ। एक इधर से रिएक्शन करूंगा, एक इधर से करूंगा, एक इधर से करूंगा, और एक इधर से करूंगा, क्योंकि मैं एक केमिकल का मैंने तो यूज कर दिया था। करा था कि नहीं करा था। मैंने आपको ब्रोमीन वाटर से करके ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाना दिया। अब जो बच गए, एक बच गया क्या, आपका यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बच गया, आपका यहाँ पर बच गया हाइड्रोक्सिलेमीन, है ना, और एक और मैं यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ, HCN भी छूट रहा है, इससे कर दे रहा हूँ, है ना। और क्या बच गया आपका, नाइट्रिक, HI बचा, हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक बच गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बच गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक तो नहीं बनाएगा लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा, उसका नाम होगा सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड में क्या होता है, सब कुछ वही होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं 4 बार लिखूंगा, 1 2 3 4, तो नीचे भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, सैक्रिक एसिड, सैकरिक अम्ल, सैक्रिक एसिड। ये हुआ। अब ध्यान देंगे कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होगा तो क्या बनेगा। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जब ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ का वाटर तो ये निकलेगा, ये मेरी बात समझ में आ रही है, ये वाटर निकल गया। तो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा CH, ये वाला CH बचेगा, है ना। फिर क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर NH बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे NOH। कैसे आया NaOH, अरे भाई N है, उसके बाद O है, उसके बाद H है, और उसके बाद क्या करेंगे अपन, वही काम, CHOH कितने बार बचे हैं, 4 बार, और नीचे में कौन है, CH2OH। ये हो गया। उसके बाद आपका बचता है किससे, HCN से।
तो जैसे ही मैं HCN से करूँगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, टूटने के बाद O के साथ H जाएगा और C के साथ CN जाएगा। O के साथ H जाएगा क्योंकि O पे माइनस है तो H में प्लस है, C में प्लस आता तो CN पे माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा OH, O के साथ H, और यहाँ पर ऊपर में जुड़ जाएगा कौन, CN। बाकी वही CHOH कितने बार, 4 बार, 4 टाइम्स, और लास्ट में कौन बचेगा, CH2OH। अब आया HI का काम है रिड्यूस करना। तो इसमें कितने कार्बन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन है, तो आपका बन जाएगा N हेक्सेन। क्या बनेगा, N हेक्सेन। आप सीधा सीधा हेक्सेन बना दीजिए, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आपका क्या बन गया, N हेक्सेन। कब, जब हमारा HI से रिएक्शन हुआ तब रिड्यूस कराएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO और यहाँ पर एक और आता है, तो जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ए वाला जो पार्ट्स होता है ये पॉजिटिव पार्ट्स होता है, और जिसमें ऑक्सीजन होता वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो बच गया वो नेगेटिव है, एसीटेट वाला पार्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ H दिख रहा है, 1 2 3 4 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो क्या होगा, वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से जो H है वो पॉजिटिव वाला हटेगा और उसके बाद ये वाला पॉजिटिव जुड़ेगा। मतलब H को इतना ग्रुप क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब यहाँ जहाँ जहाँ H में मैंने मार्क किया ना OH वाला, वो सब भगा दो, तो आपके पास क्या बचेगा बताइए, यहाँ CHO बचेगा, ऑब्वियसली बात है बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे CH, यहाँ पर O, और यहाँ पर H नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे COCH3। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर 3 नंबर में यहाँ पर क्या है, यहाँ O है, उसके बगल में क्या लिखेंगे, COCH3। फिर कौन है, इधर तो HI, उसके बाद वही CH, फिर O, फिर क्या हो जाएगा COCH3, फिर वही CH, फिर O, फिर COCH3, 1 2 3 4।